तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है सभी ने? हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन तो सेम था बट वहां पे हमने मॉडर्न अप्रोच से क्लासिफाई किया था और इसे अब ट्रेडिशनल अप्रोच से क्लासिफाई करना था, है ना? तो भैया यहाँ पे आपको ये किया आपने सभी ने? ओके। तो कौन कौन सा अकाउंट पर्सनल है? तो जैसे कैपिटल ब्रॉट इन पर्सनल है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज लाइबिलिटी और कैपिटल पर्सनल होती है। ड्राइंग का नेचर भी कैपिटल का ही है तो ये भी पर्सनल में जाएगा। बिल्डिंग परचेस्ड रियल, क्योंकि ये असेट है, पर्सनल नहीं है। परचेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, और सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। कैरेज इनवर्ड पेड इट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये खर्चा है। कैरेज आउटवर्ड पेड नॉमिनल। कैश रिसीव्ड मतलब कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। कैश पेड में भी कैश जो अकाउंट है वो रियल है। इंटरेस्ट पेड एक नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ऑल्सो नॉमिनल। कमीशन पेड इज ऑल्सो नॉमिनल, मतलब चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो एक्सपेंस हो, ऑलवेज कहां जाएगा? ट्रेडिशनल में, नॉमिनल में। कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल, कन्वेंस चार्जेस नॉमिनल, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस नॉमिनल, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नॉमिनल, सब्सक्रिप्शन पेड नॉमिनल। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नॉमिनल, लाइट पावर इलेक्ट्रिसिटी नॉमिनल, टेलीफोन पोस्टेज इलेक्ट्रिसिटी टेलीग्राम नॉमिनल, रिपेयर इनकर्ड नॉमिनल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नॉमिनल। इसके बाद बेड डेट रिटर्न ऑफ नॉमिनल, इट इज ए एक्सपेंस लॉस। बेड डेट रिकवर्ड इज एन इनकम, तो इसलिए नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल। फर्नीचर फिक्सचर रियल है। बैंक रियल है, कोई इसे पर्सनल भी माने तो मान सकता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोर्ड इज ए नॉमिनल, खर्चा है पूरा। जब भी प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदते हैं तो खर्चा मानते हैं, जैसे कि हम गुड्स के लिए मानते हैं। ट्रेवलिंग चार्जेस नॉमिनल। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर पर्सनल, इट इज जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, तो करंट अकाउंट भी पर्सनल होगा। वेजेस एंड सैलरीज पेड नॉमिनल। सेल्स रिटर्न नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉमिनल, ऑलवेज लाइबिलिटी सॉरी पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल है क्योंकि हमने लोन ले रखा है किसी पर्सन से, एक तरह से बैंक भी एक पर्सन है। लोन अकाउंट ऑफ पार्टनर पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल में ही आएगा ये। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? लाइबिलिटी है, खर्चा नहीं है। प्रीपेड रेंट भी लाइब असेट है, लेकिन पर्सनल असेट है क्योंकि किसी ने किसी पर्सन को ही तो दिया होगा। परचेज रिटर्न नॉमिनल है, जैसे परचेज हमारे लिए क्या है? नॉमिनल है, वैसे ही परचेज रिटर्न भी नॉमिनल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांसेस, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए नॉमिनल। एंड एक्रूड इंटरेस्ट इट इज ए पर्सनल। किसी ने एक्रूड इंटरेस्ट क्या है कि इंटरेस्ट इनकम हो गई है लेकिन आना बाकी है, तो ये एक तरह का क्या है? पर्सनल, किसी पर्सन से आना बाकी है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा कल, पर्सनल, रियल और नॉमिनल का। आज हम देखते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। तो रूल क्या बोलता है? रूल ऑफ डेबिट एंड, तो अगर पर्सनल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसका कैसे हम समझे? समझना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो सामने वाला रिसीवर है कि गिवर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमको और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो रिसीवर है कि गिवर है। रिसीवर वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। गिवर वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, राम पेड ₹1000, राम ने 1000 रुपए दिए किसको? बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए वो गिवर हुआ, क्या हुआ? तो राम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जैसे अब याद करो, राम से पैसे आए 1000 रुपए। मॉडर्न अप्रोच में देखते दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश और राम। कैश असेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। राम भी डेटर ही होगा और डेटर कम हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट। यहां पे वो गिवर है,
यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से राम क्या है, गिवर, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। रूल को समझने का तरीका अलग है, बट अल्टीमेट इंपैक्ट डेबिट एंड क्रेडिट सेम आएगा, है ना। ऐसे ही रियल के लिए यहां पे गिवर रिसीवर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कोई पर्सन नहीं है जो देगा या लेगा, यहां पे असेट है। रियल इज व्हाट, रियल इज जो पर्सनल नहीं है, नॉन पर्सनल असेट बोल सकता हूं मैं, जो पर्सनल कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं करने हमें, वो हमारे लिए रियल है। तो असेट एक तरह से जो पर्सन नहीं है, तो या तो आएगा या जाएगा। असेट जो नॉन पर्सनल है वो या तो आएगा या, तो डेबिट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी आ रहा है व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा, और जो जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए बिल्डिंग परचेस फॉर कैश, बिल्डिंग परचेस्ड फॉर परचेस्ड ₹1000 की, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, एग्जांपल ले रहे हैं। तो बिल्डिंग खरीदी ₹1000 की, यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो बिल्डिंग कैश। अब ट्रेडिशनल के मुताबिक बिल्डिंग इज ऑल्सो रियल, ट्रेडिशनल के हिसाब से ये भी रियल है और ये भी रियल है, बोथ आर रियल। बिल्डिंग कम्स इन है, इफेक्ट क्या आ रहा है, और ये कैश जा रहा है, गोज आउट। तो रियल में असेट जो आता है उसे हमें क्या करना है, डेबिट, और जो जाता है उसे क्या करना है। अब आप इसको मॉडर्न से भी देख लो करके, ये तो हो गई ट्रेडिशनल की बात। अगर हम मॉडर्न में करते इसको, तो बिल्डिंग अकाउंट तो वही है दोनों, और कैश दोनों असेट है। बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है और कैश बिल्डिंग असेट इंक्रीज हो रहा है, तो रूल क्या लगता है, डेबिट, और असेट डिक्रीज होता है तो क्या करता है। दोनों में अल्टीमेट जो हमारा पर्पस है डेबिट और क्रेडिट का, वो इंपैक्ट सेम आ रहा है, चाहे आप पर्सनल सॉरी ट्रेडिशनल से करिए, चाहे आप मॉडर्न से करिए। तो ये बात की हमने रियल की। उसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन क्या किया था हमने, नॉमिनल। तो नॉमिनल में एक्सपेंसेस या लॉसेस को आपको डेबिट करना है, क्या करना है, डेबिट। और रेवेन्यू या फिर गेन्स या फिर जो भी प्रॉफिट, उन सभी को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, तो एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट करना है और रेवेन्यू और गेन को क्रेडिट करना है। जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश 1000, तो गुड्स परचेज किया 1000 का, तो यहां पे क्या हो रहा है, एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और एक कैश। परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट है, और कैश एक रियल अकाउंट है।
नॉमिनल में ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस है, और रियल में ये गोज आउट हो रहे हैं, मतलब जा रहा है, कैश जा रहा है। एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, और असेट सॉरी रियल है, और रियल मतलब असेट गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट। इसको आप मॉडर्न अप्रोच से कर सकते हो। परचेस एक एक्सपेंस है, कैश एक असेट है। परचेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और कैश असेट और असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ये हमारा क्या हो गया, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। आप कुछ भी लगाओगे आपको वही इंपैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो गया है। इस क्वेश्चन में आपको करना है वही कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है ना, उनका नेचर क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हाउ अफेक्टेड, कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे एसेट है तो गोज इन गोज आउट हो रहा है, पर्सनल है तो रिसीवर है कि गिवर है, नॉमिनल है तो एक्सपेंस है या रेवेन्यू है, और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड, और डेबिट और क्रेडिट। ये कॉलम बनाने और आपको हर एक ट्रांजेक्शन को उसमें शो करना है ना। इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा अकाउंट है ना, फिर उसके बाद आगे आप काम करोगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेज है हमारी, जो हमने सीखी कि भैया डेबिट और क्रेडिट कैसे करें, वो हमने देख लिया। मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों से जैसे आपको फॉलो करना है वैसा आप कर सकते हो। आपको मॉडर्न जमे तो मॉडर्न, और ट्रेडिशनल जमे तो ट्रेडिशनल, है ना। अब बात करते हैं इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में कैसे लिखना है ना। जैसे इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो फिर इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग करना सही नहीं है ना। डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा और लिखने के लिए पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, कम्बरसम हो जाएगा एक तरह से। तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। तो स्टेप 1 ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारी बुक कीपिंग जो हमारी स्टार्ट होती है, वो होती है जर्नल से। तो जर्नल क्या है, तो जर्नल जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स है उन्हें रिकॉर्ड करता है ना। बस उसे रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। रिकॉर्डिंग द डे टू डे ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जैसे होते जा रहे हैं वैसा। लाइक फर्स्ट डे 1 पे, फर्स्ट टाइम पे अगर कोई ग्राहक आता है, माल ले गया, तो उसकी सेल की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमने किसी से माल खरीदा तो परचेस की एंट्री हो जाएगी। मान लो फिर उसके बाद हमने किसी को पेमेंट किया तो पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, और कोई ग्राहक पेमेंट दे गया तो पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी। तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि सेल पहले रिकॉर्ड करे दिन भर की, पर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे हम इसे रिकॉर्ड करते जाते हैं, क्रोनोलॉजिकली हो जाएगा, है ना। तो जर्नल इज व्हाट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। जो मैंने अभी प्रोसेस बताई उसे क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। अब जर्नल का फॉर्मेट क्या है, तो जर्नल का फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम जो है वो आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, अब ये इसमें क्या आएगा ये हम आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होंगे उसे रिकॉर्ड करते रहना है। तो जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जर्नल क्या है, एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजेक्शंस उनके ऑर्डर में ही रिकॉर्ड होते जाते हैं, जैसे होते जाते हैं, तो उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है। जर्नल इज कॉल्ड बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल को हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो कहां हो रहा है, जर्नल में। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड फर्स्ट इन दिस बुक। सबसे पहली स्टेप ही हमारी जर्नल है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन ए जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। एन एंट्री मेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। और जर्नल में जो हम एंट्री कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मेट क्या होता है बेटा, तो फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट कॉलम। फर्स्ट अप्रैल 1 को गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। अब आप याद करो, सबसे पहले तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कैश और
कैपिटल, कैश और अच्छा, कैश अकाउंट जो है वो असेट है और असेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। और कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो जो भी डेबिट होगा उसको पहले लिखना है और उसके कैश अकाउंट उसके आगे सफिक्स में लिख देना है डेबिट लास्ट में, और जो क्रेडिट हो रहा है उसके प्रीफिक्स में टू लगा के बाद में लिख देना है टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और साथ में जर्नल में उसका नरेशन भी लिखा जाता है। नरेशन इज व्हाट, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्री, मतलब अगर किसी पर्सन को इसकी डिटेल जाननी है तो जर्नल में आके देख सकता है पूरा। बीइंग गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं गणेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय गणेश इन कैश, है 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 2 को परचेस्ड गुड्स 5,000, गुड्स परचेस किए 5,000 के। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो परचेज और एक कैश, कुछ नहीं बोला है तो परचेज और कैश। अब ध्यान देना, परचेज एक एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है गुड्स खरीदने से, इसलिए डेबिट हो जाएगा। और कैश एक असेट अकाउंट है और असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, तो परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है और इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, कैश एक असेट अकाउंट है और असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट 5,000। बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश, सेम यही ट्रांजेक्शन है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अप्रैल 3rd, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। नरेशन भी सेम है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश या बीइंग गुड्स परचेस्ड। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन फॉर कैश, मिस्टर सन से हमने गुड्स खरीदा फॉर कैश, तो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन फॉर कैश, मिस्टर सन से हमने कैश में गुड्स खरीदा, है ना, कैश में ही खरीदा वापस, तो वही आएगा जो अभी तक हमने किया था, परचेज टू कैश, क्योंकि कैश में ही खरीदा, मिस्टर सन का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो 4th एंट्री, डेट क्या है हमारी, अप्रैल 4th, अप्रैल 4th, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट में कितना आएगा बेटा 15,000 और क्रेडिट में भी 15,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सन फॉर कैश, यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर सन फॉर, ओके। फिर अप्रैल 5th, सोल्ड गुड्स, इफ नथिंग इज गिवन इट इज इन कैश, तो कैश आया है, कैश अकाउंट एक असेट अकाउंट है और असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा 6,000। और सेल्स एक रेवेन्यू अकाउंट है और सेल अकाउंट रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग फिर अप्रैल 6th, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेम ट्रांजेक्शन, बस इसमें आगे लिख दिया और क्लैरिटी दे दी कि कैश में, नहीं भी लिखा होता तो भी हम क्या मान रहे थे, कैश ही है। तो सेम एंट्री, कैश डेबिट टू सेल्स, बस अमाउंट जो है वो 6,000 की जगह क्या हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। फिर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर स्काई फॉर कैश, यहां पे भी सेम एंट्री, मिस्टर स्काई को कैश में बेचा, कैश डेबिट टू सेल्स सेम एंट्री होगी, अमाउंट कितना होगा
18,000, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर स्काई फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मोहन, अब यहां पे गुड्स परचेज किया मून, सॉरी गुड्स परचेज किया मून से 10,000 का, आगे कुछ भी नहीं लिखा है कि कैश में खरीदा है क्रेडिट में, तो जब नेम ऑफ क्रेडिटर गिवन है और ये स्पेसिफाई नहीं है कैश या क्रेडिट, तो ये हमने बात की थी क्रेडिट ही होगा। तो मिस्टर मून से उधार माल खरीदा, तो अप्रैल 9 को कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, परचेज एक तो और मिस्टर मून। परचेज एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, मून एक लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर मून। अप्रैल 9 के बाद अप्रैल 10 मिस्टर स्टार से क्रेडिट में माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर स्टार ऑन क्रेडिट 20,000, यहां पर भी सेम एंट्री होगी जो हमने मिस्टर मून की थी। परचेज अकाउंट डेबिट, बस नेम जो है वो क्या हो जाएगा टू मिस्टर, सभी क्रेडिटर का सेपरेट अकाउंट खुल, अभी तो हम ध्यान रख पाएंगे कि इसको इतना देना है 20,000, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर स्टार, being goods purchased on credit from Mr. Star. Next, sold goods to Mr. C 12,500. Nothing is given, then it is credit. तो मिस्टर सी को उधार माल बेचा, तो मिस्टर सी से हमें अब पैसा लेना है, डेटर हो गया हमारे लिए असेट, असेट इंक्रीज हो रहा है टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ओशियन ऑन क्रेडिट, यहां पे नेम लिखा है, साथ में ये भी लिख दिया क्रेडिट पे क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो भी हम क्रेडिट पहले भी यही मान रहे थे, अब भी यही मानेंगे, मानेंगे क्या, दे ही रखा है अब तो मिस्टर ओशियन आ जाएंगे, मिस्टर ओशियन डेबिट टू सेल्स, ये हमारे लिए डेटर है, असेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो भी तो क्रेडिट। नेक्स्ट, मिस्टर सी रिटर्न द गुड्स, मिस्टर सी ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया। अब ध्यान देना यहां पर रिवर्स एंट्री नहीं करनी है, सेल रिटर्न जब हो तो सेल रिटर्न, सेल क्या थी, रेवेन्यू, सेल रिटर्न एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट, और मिस्टर सी जो हमारे डेटर थे वो असेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो उनका बैलेंस क्या होगा, कम, तो जो बैलेंस कम होगा तो असेट डिक्रीज होंगे, और असेट डिक्रीज होंगे तो मिस्टर सी को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर मून, मिस्टर मून हमारे लिए क्रेडिटर थे, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, मून को हमने गुड्स रिटर्न किया 2,000 का, मतलब कि मिस्टर मून को अब हमें 2,000 रुपए नहीं देने हैं, लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, लाइबिलिटी क्या हो रही है, तो डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे, नरेशन आप लिख सकते हैं। तो यहां पे परचे, सॉरी मिस्टर मून डेबिट, जहां हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब परचेज रिटर्न एक अकाउंट ओपन होगा, जैसे परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, परचेज रिटर्न एक तरह का रेवेन्यू अकाउंट बोल सकते हैं, या फिर डिक्रीज इन एक्सपेंस बोल सकते हैं। तो इंक्रीज होते हैं एक्सपेंस तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न क्या करेंगे, क्रेडिट, 2,000 रुपए से मिस्टर मून को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पे क्या बोल रहा है ये, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, मिस्टर सी से 9,900 रुपए है और 100 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, मिस्टर सी को हमने 12,500 का गुड्स बेचा था, उसमें से उसने 2,500 रिटर्न कर दिए, मतलब टोटल कितने रुपए लेने, 10,000, 10,000 के अगेंस्ट उसने कितने रुपए दिए, और 100 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया।
अब ध्यान देना, जब हमने गुड्स बेचा था तब रेवेन्यू माना था, रिटर्न किया तब रेवेन्यू को कम कर दिया। अब नेट हमारा रेवेन्यू कितना बुक हो गया 10, उसमें से 100 रुपए और डिस्काउंट दे दिया, तो 100 रुपए खर्चा बुक करना पड़ेगा क्योंकि आप रेवेन्यू पहले बुक कर चुके हो। अगर आप रेवेन्यू बुक ही ना करो, लाइक गुड्स बेचते टाइम ही डिस्काउंट दे दिया था, उसमें पेमेंट कंडीशन नहीं थी, बेचते टाइम ही दे दिया, बल्क डिस्काउंट जिसे हम बोलते हैं। मिस्टर सी हमारे रेगुलर कस्टमर है, वो हमसे बल्क में गुड्स लेगा, गुड्स बेचते टाइम ही हमने उनको बोल दिया कि भैया हम 20% तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं। 1 लाख का माल हमने उसको 80,000 में दे दिया, अब हमें उससे लेने हैं, उधार में माल बेचा 80,000 ही लेना। अब 80,000 के बाद मान लो उसने 10 दिन में पेमेंट कर दिया, तो हमने उसको 2% और डिस्काउंट दे दिया 80,000 का, तो ये 1,600 रुपए बुक होंगे। जब हमने बाद में डिस्काउंट दिया तो ये कैश डिस्काउंट है, इसे बुक करेंगे। बट जो एट द टाइम ऑफ सेल ही दे दिया जाता है डिस्काउंट, नॉट ड्यू टू पेमेंट, पेमेंट कंडीशन के कारण नहीं, पेमेंट कंडीशन के कारण नहीं, बल्क डिस्काउंट जिसे हम बोल सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जिसे हम बोल सकते हैं। अगर आप जनरली सभी अपने बायर को बल्क डिस्काउंट देते हो या डिस्काउंट देते हो, तो उसको डायरेक्टली आप सेल्स बुक ही मत करो, डायरेक्ट 80,000 ही सेल बुक करूंगा, ना कि 1 लाख। तो माल बेचते टाइम ही हमने सेल की एंट्री 80,000 की। उसके बाद अगर आपने कोई और डिस्काउंट दिया है ड्यू टू पेमेंट कंडीशंस, कि उसने जल्दी पे कर दिया इसलिए दे रहे हैं, तो उसे कैश डिस्काउंट बोला जाता है, उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो कभी भी ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। अच्छा, एट द टाइम ऑफ सेल ही कैश डिस्काउंट दे दिया है तो भी करो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो जनरल डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट हम क्यों दे रहे हैं कि सामने वाला हमें जल्दी पेमेंट कर रहा है। तो हमें हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम डिस्काउंट इसलिए दे रहे हैं कि सामने वाला हमें जल्दी पे करे। हम डिस्काउंट की कंडीशन क्यों डाल रहे हैं कि सामने वाला हमें फटाफट पेमेंट करे, फास्ट पेमेंट करे। तो इस पॉलिसी में हमें कितना नुकसान हो रहा है या इस पॉलिसी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए हमें डिस्काउंट अलग से बुक करना है, जिससे हमें पता है कि हाँ ये कैश डिस्काउंट के कारण हमें नुकसान हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और हाँ इससे हमारा पेमेंट भी फास्ट आ रहा है। जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा इन प्रोपोर्शन टू सेल्स, मतलब उतना ज्यादा ही आपकी पॉलिसी सक्सेसफुल है, क्योंकि आपके डेटर इतने ही जल्दी पेमेंट भी कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर को इजी रहेगा। तो अच्छा, इससे सामने वाला भी सेल करते टाइम, अच्छा सेल करते टाइम हम एक्सपेक्ट, एक और चीज, हम सेल करते टाइम एक्सपेक्ट थोड़ी कर सकते सामने वाला जल्दी पेमेंट देगा, कर सकते हैं क्या? ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसलिए सेल करते टाइम तो सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करो, तो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, जब डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट की एंट्री कर दो। तो वो चाहे एट द टाइम ऑफ सेल ही क्यों ना डिस्काउंट दे दे, हम कैश डिस्काउंट, उसे तो रिकॉर्ड करना है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो मिस्टर सी से 9,900 रुपए और उसको हमने डिस्काउंट दिया 100 रुपए का। अच्छा, खर्चा है डिस्काउंट, और सबसे पहले तो कैश आया, कैश असेट है, और असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे टू मिस्टर सी 9,900। तो एक एंट्री तो हमने कर दी कैश टू मिस्टर सी 9,900 की, और सेकेंड एंट्री डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी। डेटर कम हो रहे हैं, असेट कम हो रहे हैं, इसलिए क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है इसलिए डेबिट। अच्छा, इसी एंट्री को एक साथ भी पास कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री जिसे बोलते हैं। मल्टीपल एंट्रीज की जब एक एंट्री बनानी हो तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री मिस्टर सी एक ही है क्रेडिट में, दोनों एंट्री में देखो मिस्टर सी क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू मिस्टर सी अकाउंट। मिस्टर सी अकाउंट कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये कंपाउंड एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी 10,000। आ रहा है समझ में? ओके। ऐसे ही मिस्टर मून को हमने 7,880 रुपए दिए, 120 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। ध्यान देना, मून को हमने 10,000 का गुड्स बेचा था,
सॉरी खरीदा था, मून से हमने 10,000 का गुड्स खरीदा था, उसमें से 2,000 हमने उसको रिटर्न कर दिया, नेट कितना देना 8,000, 8,000 में से 120 का हमें डिस्काउंट मिल गया और बचा हुआ 7,880 हमने पे कर दिया, मिस्टर मून को हमने पेमेंट कर दिया। तो मिस्टर मून को हमने पेमेंट कितना किया बेटा, तो अप्रैल 17 को मिस्टर मून हमारे लिए लाइबिलिटी है और पेमेंट करने लाइबिलिटी क्या हो रही है, तो मिस्टर मून्स अकाउंट डेबिट 7880 टू कैश 7880 और डिस्काउंट हमारे लिए रेवेन्यू, परचेस करते टाइम हमने परचेस को खर्चा माना था, तो जब डिस्काउंट आ रहा है तो रेवेन्यू है। तो मिस्टर मून को अब हम 120 रुपए नहीं देंगे, तो मतलब ये भी लाइबिलिटी को कम ही करेगा, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे डेबिट, और एक अकाउंट ओपन होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कौन सा अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 120 रुपीज। तो एंट्री क्या हुई, पहली एंट्री तो हुई मिस्टर मून्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सेकंड एंट्री मिस्टर मून्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, इन दोनों की कंपाउंड एंट्री की जा सकती है, कंपाउंड एंट्री कैसे होगी, मिस्टर टू कैश अकाउंट 7880 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 120 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है ये, विड्रू फॉर पर्सनल यूज, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपीज पर्सनल यूज में विड्रॉ किए, 29 अप्रैल की एंट्री है, 29 अप्रैल पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, मतलब ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट का नेचर क्या है, कैपिटल, मतलब कैपिटल पर्सनल ट्रेडिशनल में ले तो ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, और कैपिटल कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग डेबिट टू कैश, कैश एक असेट और असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट अप्रैल 29 के बाद 30 अप्रैल को विड्रू गुड्स फॉर प्राइवेट यूज 500, हमने गुड्स विड्रॉ किए प्राइवेट यूज के लिए, मतलब वही ड्राइंग की लेकिन कैश में नहीं की, गुड्स में की, तो यहां पे अकाउंट कौन सा होगा, ड्राइंग डेबिट, और जब गुड्स खरीदते हैं तो किसे डेबिट करते हैं, परचेस गुड्स, जब गुड्स की कोई भी एंट्री है तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, परचेस, बस ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा। तो ड्राइंग की अगर गुड्स की तो ड्राइंग डेबिट टू परचेज अकाउंट होगा 500, कॉस्ट पे होगा, हमेशा ध्यान रखना। पेड सैलरी टू मिस्टर सेवक राम एन एम्प्लॉय, सेवक राम जी को हमने सैलरी दी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है, सैलरी पे की तो सैलरी इंक्रीज हो रही है, और दी किसमें, कैश में, तो कैश एक असेट है, असेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और सैलरी एक एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं इसलिए डेबिट। लास्ट ट्रांजेक्शन पेड रेंट टू मिस्टर स्टेट लैंडलॉर्ड, हमने रेंट पे किया 500 रुपए, रेंट क्या है, खर्चा है, रेंट क्या है बेटा, और खर्चा इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, और कैश असेट है और कैश कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। रेंट डेबिट टू कैश 500 रुपए। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई, बस इसको प्रॉपर फॉर्मेट में हम कॉलम्स बना लेना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब ये लेजर फोलियो क्या है, आगे की जो स्टेज है हमारी वो है लेजर पोस्टिंग। अच्छा, अभी ना मैं आपको बोल दूं कि यार मिस्टर मून से मुझे कितना लेना है, तो आपको एक एक एंट्री देखनी पड़ रही है। अब मान लो 1000 एंट्री, उसमें मिस्टर मून की एंट्री ढूंढना कितना मुश्किल है, तो इसको एनालाइज करके समराइज करना कि मिस्टर मून की सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह दिख जाए।
मिस्टर सी के सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह दिख जाए। ये जो प्रोसेस है वो हम लेजर में करेंगे, जहां पे हम हर एक एंट्री को एनालाइज करेंगे और हर एक अकाउंट का सेपरेट एक पेज या एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। हर एक पर्सन का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा जिसमें हम उस पर्सन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह देख सकते हैं, और वहीं से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उसको हमें कितने रुपए देने हैं या लेने हैं। तो ये सब चीजें अब लेजर पोस्टिंग में होगी। तो डे टू डे यूज में हमारे जब हमें देखना होता है कि किस पर्सन से कितने रुपए देने लेने हैं तो वो लेजर में दिखता है। जर्नल तो जस्ट इनिशियल स्टेज है जहां पे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, फिर उन्हें प्रोसेस करके कहा लिखते हैं हम, लेजर में। उसे बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। तो अभी हमने जर्नलाइजिंग करना सीखा, जर्नल एंट्री करना सीखा, है ना। आगे हम क्या देखेंगे? लेजर पोस्टिंग देखने वाले हैं। लेजर में उसे कैसे रिकॉर्ड करें, एनालाइज करके। अच्छा, जर्नल में हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया, लेजर में हम एनालिटिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करके रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया भैया मिस्टर मून के अकाउंट में मिस्टर मून की ही एंट्री आएगी, मिस्टर सी के अकाउंट में मिस्टर सी की ही एंट्री आएगी। इज दैट क्लियर? तो आगे हम कल करते हैं।